हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग साइटोजेनेटिक्स का एक टॉपिक है कैरियोटाइप, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कैरियोटाइपिंग क्या है। तो एक कैरियोटाइप is the characteristic chromosome complement of an eukaryotic species. The preparation and the study of karyotype is a part of cytogenetics. जैसे मैंने बताया कि जो कैरियोटाइप है वो क्या है, एक साइटोजेनेटिक्स का पार्ट है। इस कैरियोटाइप में हम जो सेल्स के अंदर एक कोशिका होती है, सेल, ये जो यूकैरियोटिक सेल, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियस एक हमारा सेल ऑर्गेनेलिस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए। ठीक, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है कि किस कितने तरीके के क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वो सारा कुछ हम उसका स्टडी कहलाता है कैरियोटाइपिंग। ठीक है, कैरियोटाइप बनाना, कैरियोटाइप क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन यूकैरियोटिक स्पीसीज। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का जो कैरियोटाइप है वो हर स्पीसीज का अपना एक कैरियोटाइप होगा। ठीक है, कैरियोटाइप बनाना किसी भी स्पीसीज का कहलाता है हमारा क्या, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या हो गया, कैरियोटाइपिंग हो गया बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कैरियोटाइप। प्रिपरेशन ऑफ कैरियोटाइप is called karyotyping. Preparation of karyotype is called karyotyping. ठीक है बच्चों। ठीक, तो जो फर्स्ट ह्यूमन कैरियोटाइप की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट ह्यूमन कैरियोटाइप वाज मेड बाय टीजो एंड लीवान। एक स्वीडन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ह्यूमन कैरियोटाइप प्रिपेयर किया था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट ह्यूमन कैरियोटाइप वाज प्रिपेयर्ड बाय टीजो एंड लीवान। ठीक, तो जो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप बनाया उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप ये देखें, ये क्या है, जो ह्यूमन कैरियोटाइप का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप इज कॉल्ड कैरियोग्राम। ठीक है, उसको हम कैरियोग्राम या आइडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड कैरियोग्राम। दिस इज, ठीक है, इज कॉल्ड कैरियोग्राम और आइडियोग्राम। ठीक है, तो जो ये इसको बताया था किसने बनाया, सबसे पहले नेटी स्टीवेंस ने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया द आइडियोग्राम और कैरियोग्राम ऑफ एन ह्यूमन स्पीसीज। ठीक, अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करें तो जो ह्यूमन कैरियोटाइप होता है, हमको पता है कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस या होमोसेपियन, ह्यूमन के पास, ह्यूमन में कितने बच्चों, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 23 पेयर क्रोमोसोम, या हम इनको क्या कह सकते हैं, 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम। इन जो 23 पेयर क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम कोई भी हो जो ह्यूमंस के अंदर, ये हमारा ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 22 पेयर्स, या हम इनको 44। तो इनको इस तरीके से लिख देते हैं अगर हम किसी भी ऑर्गेन का कैरियोटाइप बताते हैं होम ह्यूमन का, तो हम यानी 44 हमारे ए मतलब ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, अब जो सेक्स क्रोमोसोम 2 तरीके के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक, ये दो, इनका नंबर कितना होता है, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर 1 पेयर। ठीक, अब वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर जो मेल है, ह्यूमन मेल है, तो मेल का कैरियोटाइप क्या होगा, मेल में जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे 22 पेयर ऑटोसोम्स होंगे और 1 प्लस एक्स एंड वाई, एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक, अगर फीमेल है बच्चों, ठीक है, फीमेल है तो उसके पास 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक्स एक्स तो एक्स क्रोमोसोम होंगे।
जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी ए नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप, ठीक है। तो जो कैरियोटाइपिंग का एडवांटेज क्या है, हमको एक डायग्राम है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए वी आर डिप्लॉयड हो गए, हम डिप्लॉयड हो गए, तो एक नंबर क्रोमोसोम है, इसकी 2 कॉपी हमारे अंदर प्रेजेंट, ये दोनों ही हमारे 1 नंबर क्रोमोसोम है। ऐसी 2 नंबर की 2 कॉपी, 3 नंबर की 2 कॉपी। तो हम कह सकते हैं, या तो अब देखिए 22 तक, यहाँ तक क्या दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ऑटोसोम्स दिए गए, ठीक है। यानी 22 पेयर ऑटोसोम्स, या अगर हम इनको कहेंगे कितने हो जाएंगे, 44 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर फीमेल है, फीमेल के पास दोनों XX हो गए और मेल के पास YY। देखिए अब इस कैरियोटाइप को देख के आप बता सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 ये कैसा है, हमारा लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, सबसे बड़ा दिख रहा है ना। तो ये 1 नंबर क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, ऑटोसोम में हमारा ये 22वां क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट होता है, ठीक। और अगर ओवरऑल क्रोमोसोम की बात करें तो ये Y क्रोमोसोम हमारा कैसा है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। और X और Y में देखें तो हमारा X क्रोमोसोम क्या होता है, बड़ा होता है, और Y क्रोमोसोम छोटा होता है। तो ये ह्यूमन कैरियोटाइप दिया गया है, ठीक है। जो क्रोमोसोम का अगर हम स्टडी देखें तो क्रोमोसोम में हमारा जो क्रोमोसोम होता है, ठीक, क्रोमोसोम में एक पार्ट होता है सेंटर में, इस तरह से हम क्रोमोसोम बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, ठीक। ये जो हमारा एक पार्ट क्या है, इस पे ये दोनों कहलाते हैं आपस में क्रोमेटिड्स, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। और ये जो बीच का एक कंस्ट्रक्शन होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या है हमारा सेंट्रोमियर। तो इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हम ह्यूमन क्रोमोसोम को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक। एक कैटेगरी और कहीं कहीं मिल जाता है एसेंट्रिक, कौन सा, एसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक का मतलब है जो दोनों, जो सेंट्रोमेयर है एकदम एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी जो दोनों आर्म्स हैं, ये पी कहलाता है हमारा स्मॉल आर्म, और क्यू कहलाता है हमारा लार्ज आर्म। पी कहलाता है हमारा स्मॉल आर्म और क्यू कहलाता है हमारा लार्ज आर्म। तो जब पी और क्यू दोनों इक्वल हो, पी और क्यू हमारा कैसा हो, दोनों इक्वल हो, तब वो क्रोमोसोम हमारा कहलाता है हमारा मेटासेंट्रिक, ठीक है। स्मॉल आर्म, या इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट आर्म, या इसको हम कह सकते हैं, और क्यू हमारा क्या है, लॉन्ग आर्म। यानी पी क्या बता रहा है बच्चों, शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, और क्यू बता रहा है लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक। ये अगर मिडिल में प्रेजेंट है देन क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। जो मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं उनका सेंट्रोमेरिक इंडेक्स कितना होता है, 0.46 से लेकर 0.5 तक होता है। सेंट्रोमेरिक इंडेक्स का मतलब क्या है, शॉर्ट आर्म डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म को क्रोमोसोम की टोटल लेंथ से, भाई टोटल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम कितना है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दें, यानी रेशो, शॉर्ट आर्म और टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, ठीक। सब मेटासेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो मिडिल से थोड़ा सा डेविएट हो गया, मिडिल से थोड़ा सा हट गया। देखिए यहाँ पर एकदम बिजे, यानी जो पी और क्यू आर्म है, शॉर्ट और लॉन्ग आर्म है, उनका रेशो क्या हो जाएगा, अब वेरी कर जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये जो सब मेटासेंट्रिक है, इसमें जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.26 से लेके 0.45, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सब एक्रोसेंट्रिक। सब एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा और जो हमारा पोजीशन है वो थोड़ा और डेविएट होकर थोड़ा और अब चला गया, यानी जो पी शॉर्ट आर्म है वो और छोटा हो गया, दैट इज कॉल्ड सब एक्रोसेंट्रिक। मतलब एक्रोसेंट्रिक भी नहीं है अभी, ठीक है, और हमारा उससे थोड़ा सा पोजीशन सेंट्रोमियर के नीचे, ठीक, तो उसको हमने कह दिया सब एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट है हमारा एक्रोसेंट्रिक,
मतलब हमारा अब सेंट्रोमियर और हो गया, ठीक है। एक्ट्रोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमेरिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है 0.15 से लेके 0.3। और हमारा नेक्स्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। टीलोमियर क्या होगा, एकदम टॉप पर प्रेजेंट होता है, वहां पर सेंट्रोमेरिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, ठीक। तो ये कहलाता है हमारा टीलोसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या हो कहते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स हमारे एसेंट्रिक भी हो सकते हैं। एसेंट्रिक का मतलब जहां पर सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है, सेंट्रोमियर क्या हो, अब्सेंट हो। तो हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स को इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम कि कैरियोटाइप कैसे बनाएं, ठीक है। हमने बताया कि कैरियोटाइप का देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप पता है तो हम अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस भाई हम एक नॉर्मल और अगर कोई किसी में प्रॉब्लम है उसका कैरियोटाइप बना ले तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है क्या क्रोमोसोम की वजह से तो नहीं है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम की वजह से होगी तो नॉर्मल में और जो डिफेक्टेड पर्सन है उसके कैरियोटाइप में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हमें किसी का कैरियोटाइप लैब में बनाना है तो हमको क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जिसका ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब से जिसका हमें कैरियोटाइप बनाना होगा उस पर्सन से हम क्या करेंगे कि कौन से सेल्स लेना होगा, ठीक है। तो उन सेल्स को लेकर कल्चर करेंगे, उन सेल्स को ग्रो करेंगे, उन सेल्स का नंबर बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी क्या, कल्चरिंग। कल्चरिंग में क्या, गिविंग द क्रोमोसोम न्यूट्रिएंट, उन क्रोमोसोम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे उन क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़े। सेकेंड स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। उन क्रोमोसोम्स को अब हमको स्टोर करना होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, उन सेल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। देन हमारा स्लाइड मेकिंग, उन क्रोमोसोम से क्या करेंगे, स्लाइड बनवाएंगे, एक स्लाइड पर उनको स्प्रेड करके, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा बेंडिंग पैटर्न, यानी उसको हम उसके डिफरेंट बैंड्स को स्टडी करने के लिए हम उसको क्या करेंगे। थर्ड हो गया हमारा स्लाइड मेकिंग, फोर्थ हो गया हमारा बेंडिंग पैटर्न, ठीक है। फिफ्थ हो गया हमारा स्टेनिंग। देन हमारा कैरियोटाइप प्रिपेयर हो गया। कैरियोटाइप जब बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम का एनालिसिस करेंगे, ठीक। देखो जैसे अगर हमको ये बनाना है ह्यूमन कैरियोटाइप, ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ह्यूमन का ब्लड ले लिया, ठीक है, ब्लड सेल्स ले लिए। ब्लड लिया तो ब्लड में क्या होंगे, ब्लड सेल्स होंगे, ठीक। ब्लड लिया तो ब्लड में ब्लड सेल्स होंगे। अब हमने क्या किया, 5 ml ऑफ ब्लड ले लिया किसी व्यक्ति का। अब हमने उसको एक ट्यूब ले लिया जिसको कल्चर ट्यूब कहेंगे और उस कल्चर ट्यूब को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 दिन के लिए रख दिया, ठीक। और इस कल्चर ट्यूब में हमने क्या किया, कुछ न्यूट्रिएंट्स डालेंगे ना, कल्चर मीडिया कंटेन न्यूट्रिएंट्स, और हम इसमें एक केमिकल डालेंगे फाइटोहीमोग्लूथिनिन। दिस इज फाइटोहीमोग्लूथिन, इसको हम शॉर्ट में PHA भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, PHA, फाइटोहीमोग्लूथिन, ठीक। ये क्या करता है, ये एक तरीके का माइटोजन है। क्या है बच्चों, ये माइटोजन मतलब माइटोसिस को इंड्यूस करता है, इंड्यूस द माइटोसिस, एक तरीके का क्या है, ये माइटोजन है, ठीक। तो इस कल्चर मीडियम में हमने ये फाइटोग्लूथिन डाला टू स्टिमुलेट कौन सी, स्पेशली ये टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो WBC हमारी होती हैं, उनमें एक टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, यानी माइटोसिस के लिए। अब हमारी बहुत सारी सेल्स डिवाइड, ठीक। अब क्या करेंगे, हम उनको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग से पहले, बिफोर हार्वेस्टिंग, हम उन सेल्स में इसके अंदर एक केमिकल डालेंगे जिसको कहेंगे हम कॉल्चिसिन। क्या डालेंगे, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या कर देता है, सारी सेल्स को, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, तो सभी सेल्स हमारी कौन सी स्टेज पर, मेटाफेज स्टेज पर स्टॉप हो जाएगी। सेल में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और किस स्टेज पर रुक जाएंगी, मेटाफेज स्टेज पर, ठीक है। अरेस्ट सेल डिवीजन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। क्यों स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि ये भाई जो हमारा सेल डिवीजन हो रहा होता है ना बच्चों, तो जो क्रोमोसोम मूव करते हैं तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्पिंडल फाइबर। तो ये जो कॉल्चिसिन है इन स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है।
कॉल्चिसिन क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो क्रोमोसोम है भाई डिफरेंट दूसरी स्टेज में क्या होगा, एनाफेज में ये क्रोमोसोम पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये मूवमेंट तो हो नहीं पाएगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनना है, तो जो सेल्स हैं वो इसी मेटाफेज स्टेज में ही अरेस्ट रहेंगे, यानी सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर प्रेजेंट रहेंगे इस तरह से। ठीक है, सभी क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट रहेंगे, इक्वेटर। अब हम इनको क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, इनको यहां से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, देन हम क्या करेंगे, उनको फिक्सिंग करेंगे, स्लाइड प्रिपरेशन। उनको फिक्स किया, एक स्लाइड लिया, उस पर स्प्रेड कर दिया, ठीक है, ऐसे डाल के। और फिर हम क्या करेंगे, अब हमें स्लाइड प्रिपरेशन करना है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे। ठीक, स्टेनिंग से पहले हम क्या करते हैं, एक एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन से क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो क्रोमोसोम होता है, हमको पता है जो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम बेटा किस किस चीज से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन्स होती है। ठीक, प्रोटीन्स कौन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये क्या करता है, जो क्रोमोसोम की प्रोटीन है उन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, हटा देता है, जिससे कि हमारा जिम्सा स्टेन, ये जो जिम्सा स्टेन है ये क्रोमोसोम्स को स्टेन करता है। ठीक है, अब स्टेनिंग हो गई ये हमको। अब हमें क्या करेंगे, हम स्लाइड को देखेंगे इस तरह से। अब हमारे सारे क्रोमोसोम्स दिख जाएंगे। ठीक, अब हम क्रोमोसोम्स का उसी तरीके से कुछ हमको ऑन द बेसिस ऑफ साइज सारे क्रोमोसोम्स को अरेंज करके उनका कैरियोग्राम या आइडियोग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैरियोटाइपिंग। अब जब हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक, तो ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स को अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें बेटा, तो जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स का कैरियोटाइप है, हम सारे क्रोमोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सैटेलाइट, सभी ह्यूमन क्रोमोसोम्स को हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं या 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप ए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ठीक, सभी क्रोमोसोम्स को हमने किस किस बेसिस पर, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, कितने ग्रुप में, 1, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये 7 ग्रुप। ठीक, तो जो ग्रुप ए है उस ग्रुप में कौन कौन से क्रोमोसोम आते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3, 1 से लेके 3। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, लार्जेस्ट होंगे, सभी बड़े साइज के होंगे और सभी के सभी क्या होंगे, मेटासेंट्रिक होंगे, यानी इनका जो सेंट्रोमियर है वो कैसा होगा, मिडिल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब कोई कहे बेटा आप ह्यूमन कैरियोटाइप के ग्रुप ए के क्रोमोसोम बताइए, ह्यूमन कैरियोटाइप के ग्रुप ए के क्रोमोसोम बताइए, तो जैसे ही बात होगी कि ग्रुप ए में, तो हमको पता चल जाएगा ग्रुप ए में कौन कौन से क्रोमोसोम आते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 आता है, 2 आते हैं और 3 आते हैं। अब पूछेगा क्रोमोसोम 1 के क्रोमोसोम कैसे हैं, ग्रुप ए के क्रोमोसोम किस कैटेगरी के कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं और सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं। ठीक, अब हम पहुंचते हैं ग्रुप बी की तरफ। तो जो ग्रुप बी में कौन कौन से आते हैं, हमारे केवल 2 ही क्रोमोसोम आते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। ये कैसे होंगे, मीडियम साइज के होंगे। ठीक है, और कैसे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सब मेटासेंट्रिक होंगे। ठीक, सब मेटासेंट्रिक हो गए। ठीक, मतलब ये जो 1 और 3 से थोड़े से छोटे होंगे। ठीक, अब हम पढ़ चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। तो यहां पर देखिए कौन कौन से क्रोमोसोम आएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये 6 क्रोमोसोम हमारे आ रहे हैं कौन सी, सी ग्रुप में, ग्रुप सी में। और ये कैसा है, इनका साइज क्या होगा, मीडियम और सब मेटासेंट्रिक होंगे। ये भी कैसे होंगे, सब मेटासेंट्रिक होंगे। ठीक, ग्रुप डी में कौन कौन से आते हैं, 13, 14, 15, 13, 14, 15। ठीक, 13, 14, 15 ये 3 क्रोमोसोम आ रहे हैं हमारे ग्रुप डी में।
मीडियम। अब यहाँ पर कैसा हो, एक्रोसेंट्रिक हो गए, ध्यान दीजिए कैसे, एक्रोसेंट्रिक। और यहाँ लिखा है सेट क्रोमोसोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ये कैसे होंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम होंगे। सेट क्रोमोसोम का मतलब सैटेलाइट क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम का अगर आप लोगों को ध्यान हो इस तरीके से जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इन क्रोमोसोम में क्या होगा, सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम सैटेलाइट बॉडी। तो ये जो सेट क्रोमोसोम है इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। कौन कौन से हैं, 13, 14, 15। ठीक, कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं। यानी ग्रुप बी में कौन कौन से आएंगे, 13 नंबर क्रोमोसोम, 14 नंबर और 15 नंबर क्रोमोसोम। और ये सारे के सारे कैसे हैं, सेट क्रोमोसोम है। साइज इनका मीडियम होता है, एक्रोसेंट्रिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, सेट क्रोमोसोम होते हैं, इनमें सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट ई ग्रुप। ई ग्रुप में आते हैं 16, 17, 18। यहाँ पर भी 3 आते हैं। ये कैसे होंगे, मीडियम साइज, मीडियम शॉर्ट, मेटासेंट्रिक और सब बेटा। इसमें मेटा और सब बेटा दोनों टाइप के आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा एफ ग्रुप। एफ ग्रुप में आते हैं 19 और 20 क्रोमोसोम। ठीक है, ये छोटे साइज के होंगे और मेटासेंट्रिक होंगे। ग्रुप जी में आते हैं 21 से लेके 22। ये हमारा स्मॉलेस्ट ग्रुप हो गया है, सबसे छोटे आते हैं, मेटासेंट्रिक। बाई क्रोमोसोम भी हमारा इसी ग्रुप में आता है। ठीक, और जो एक्स होता है उसका साइज हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप को हम बेस्ड ऑन द साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सैटेलाइट कितने ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इतने प्रकार का ह्यूमन कैरियोटाइप बन जाता है। ठीक, अब हम क्या होता है, डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न, जब हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, बैंड्स मिलेंगे। जब हम स्टेनिंग करके क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमको बैंड्स नजर आते हैं। कुछ डार्क बैंड नजर आते हैं और कुछ हमको लाइट बैंड नजर आते हैं। कुछ बहुत डार्क बैंड, कुछ लाइट बैंड, कुछ डार्क बैंड और कुछ लाइट बैंड, इस तरह से हमको क्रोमोसोम में नजर आते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। तो ये कौन से स्टेन से हम स्टेन कर रहे हैं, इस बेसिस पर हमारे डिफरेंट बेंडिंग टाइप है। तो जो पॉपुलर बेंडिंग है एक कहलाता है हमारा जी बेंडिंग। ठीक, तो जी बेंडिंग में हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पहले ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इससे ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो क्रोमोसोम में जो प्रोटीन है, क्रोमोसोमल प्रोटीन, वो हमारी क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। देन हम जिम्सा से स्टेन कर देते हैं। जब स्टेन करेंगे तो हमें इस तरीके के बैंड मिलते हैं, कुछ डार्क बैंड मिलते हैं और कुछ लाइट बैंड मिलते हैं। तो जो डार्क बैंड मिल रहे हैं हमें, ठीक, ये जो डार्क बैंड होते हैं बच्चों, ये डार्क बैंड होते हैं हेट्रोक्रोमेटिक एरिया। कैसा होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक एरिया होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिक या और क्या, 80 रिच सीक्वेंस है। यहाँ का जो डीएनए है उसमें 80 सीक्वेंस ज्यादा होते हैं। जो लाइट बैंड होते हैं, ठीक, ये लाइट बैंड कहते हैं, यूक्रोमेटिक एरिया होता है, यूक्रोमेटिक एरिया होता है। और यहाँ का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, जीसी रिच होता है। ठीक है, यानी जो हेट्रोक्रोमेटिक, हेट्रोक्रोमेटिक मतलब इस डीएनए का, ये जो डार्क बैंड में जो डीएनए है इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पर जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जो हेट्रोक्रोमेटिक है वो दो तरीके की होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। यानी कुछ डार्क बैंड का जो हेट्रोक्रोमेटिक मतलब वो हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिक रहेगा, वो कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता, उससे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन उसका नहीं हो सकता, यानी वो जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक। और कुछ कैसा होगा, फैकल्टेटिव, मतलब वो एक्सप्रेस कर भी सकता है। ठीक है, यानी डार्क बैंड का जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो वहां पर जो जीन होंगे वो साइलेंस रहेंगे, उनका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ठीक, और लाइट बैंड में यूक्रोमेटिक, यू का मतलब ट्रू,
ट्रू जेनेटिक मटेरियल है, यानी यही एक्सप्रेस होगा, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और इससे प्रोटीन। ठीक, तो ये कहलाता है हमारा जी बेंडिंग पैटर्न। ठीक है, तो जब हम जिम्सा से स्टेन करेंगे तो डीएनए में हमको डार्क और लाइट बैंड नजर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा कहलाता है हमारा आर बेंडिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रिप्सिन से किया हमने स्टेन, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हीट कर देंगे डीएनए को, पहले हीट करेंगे क्रोमोसोम को, देन हम उसको जिम्सा से स्टेन करेंगे। यहाँ पर जो बेंडिंग पैटर्न है वो रिवर्स आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, आर बेंडिंग पैटर्न कहते हैं। यानी अब जो डार्क बैंड है, ठीक है, यानी अब जो डार्क बैंड है वो कैसा हो जाएगा, यूक्रोमेटिक हो जाएगा, और जो लाइट बैंड है वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कह दिया हमने, आर बेंडिंग, रिवर्स हो गया। क्लियर हो गया? आर बेंडिंग में क्या हो जा रहा है, जो बेंडिंग पैटर्न है वो रिवर्स हो जा रहा है, यानी अब जो डार्क बैंड है हमारा वो क्या हो जाएगा, यूक्रोमेटिक हो जाएगा, और जो हमारा लाइट बैंड है दैट इज ये हमारा हेट्रोक्रोमेटिक हो जाएगा। क्यू बेंडिंग पैटर्न, ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं, एक डाई है, क्विनिक्रीन डाई से ट्रीट करते हैं, ये एक फ्लोरेसेंट डाई है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, उन क्रोमोसोम को फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं, देन हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक है सी बेंडिंग पैटर्न। यहां पर हम क्या करते हैं, सेंट्रोमियर को स्टेन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीट विद द एसिड फॉलोड बाई एल्कली प्रियोर टू जी बेंडिंग। ठीक है, देन हम उसको जी बेंडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग पैटर्न। ठीक है, कैरियोटाइप से अब कैरियोटाइप के बेसिस पर हमको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता कर चलता है कि एबनॉर्मलिटीज क्या है। आप जो सिंड्रोम्स पढ़ते हैं, एन्यूप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सब हमको कैरियोटाइप के बेसिस पर पता चल जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को कैरियोटाइप की इनफ नॉलेज मिल गई होगी, और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, जिसके लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू।